उसको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक तो इरोजनल एक्टिविटी होता है, दूसरा डिपोजिशनल एक्टिविटी, यानी जो जमा कर देता है आपका, ठीक है। ये डिपोजिशनल एक्टिविटीज में ये ड्यून्स, अब देखिए इस तरह का ड्यून्स अगर होता है, यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे तो इस तरह का ड्यून्स होगा तो इसको बरखांस कहते हैं, ठीक है। इस तरह का ड्यून्स अब लीनियर ड्यून्स होता है, फिर ट्रांसवर्स ड्यून्स होता है, स्टार ड्यून्स होता है, पैराबोलिक ड्यून्स होता है। तो ये देखिए ये बेसिकली शेप पे है, मतलब इसका किस तरह का आकार है, वो आकार देखने पर जो उसका मतलब शेप है, उस शेप के डिजाइन पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ड्यून्स देखते हैं। उसी तरह से इसका रियल फिगर जो मैंने बताया था कि ये था, और ये स्टोन लेटिस है। स्टोन लेटिस क्या होता है कि जैसे कोई एक चट्टान है, कोई एक चट्टान है यहाँ पे, अब कोई भी रॉक जो होता है, जैसे हमने बताया था रॉक और मिनरल्स, तो रॉक्स क्या होता है और मिनरल्स क्या होता है बताइए। जो हमारा रॉक्स है वो कई मिनरल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं। अब क्या होता है कि उस मिनरल से विंड जो है आता है और विंड टकराता है कंकर से, तो डिफरेंट 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 जगह पे वो इरोजन करता है और तो इस तरह का शेप आ जाता है, ये रॉकी माउंटेन का इस तरह से। तो इसको कहते हैं स्टोन लेटिस, ठीक है। तो स्टोन लेटिस इसको कहा जाता है। फिर उसी तरह से हम देखेंगे तो ये भी प्लाया लेक है। प्लाया लेक जो होता है ये भी आपको पाया जाता है डिजर्ट एरिया में, खास करके ड्राई रीजन में। ये इस तरह से होता है कि समझिए कि लगभग हल्की इस तरह से होती है, और कोई भी यहाँ पे बारिश वगैरह हुई, वैसे तो डिजर्ट खास करके कोस्टल एरिया के डिजर्ट में आपको इस तरह से मिलेगा प्लाया लेक। तो अगर हल्का सा भी यहाँ पानी गिरा तो ये पूरा चारों तरफ फैल जाता है, कई किलोमीटर में फैल जाता है। यानी ये दुनिया के सबसे फ्लैटेस्ट लैंडफॉर्म में से एक है प्लाया लेक। फ्लैट बॉटम डिप्रेशन फाउंड इन इंटीरियर डिजर्ट बेसिन एडजेसेंट टू द कोस्ट विद इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, यानी कि शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में। सेमी एरिड मतलब जो सूखा एरिया रेगिस्तान के तरह से, कुछ ऐसा होता है जो सेमी एरिड होता है, यानी कभी कभी बारिश भी हो जाती है लेकिन अक्सर वो सूखा एरिया होता है, तो उस एरिया में आपको होगा। और ये समय समय पे होता है, यानी पीरियोडिकली कवर्ड बाय वाटर दैट स्लोली फिल्टर्ड इनटू द ग्राउंड वाटर सिस्टम और इवेपोरेट। अब ये जो बारिश होता है ये धीरे 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 फिल्टर होकर या तो ग्राउंड वाटर सिस्टम में मिल जाता है या इवेपोरेट होके आपको वायुमंडल में चला जाता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये डिपोजिशन, अब इससे क्या होता है कि जो बारिश तो चली गई लेकिन बारिश के साथ जो मटेरियल था इसमें जैसे कि साल्ट हुआ, सैंड हुआ, मड, ये इसके साथ रह जाता है। तो ये तो हुआ प्लाया लेक। प्लाया लेक की खासियत है कि प्लाया लेक आर द फ्लैटेस्ट नाउन लैंडफॉर्म। ये अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लैटेस्ट नाउन लैंडफॉर्म यानी सबसे चौरस, हिंदी में फ्लैट को चौड़ा बोलते हैं, चौरस स्थलाकृति, विश्व की सबसे चौरस स्थलाकृतियों में से किसको माना जाता है, तो प्लाया लेक है, ठीक है। ये जो होता है इसका स्लोप जनरली लेस देन 0.2 मीटर, यानी 100 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 0.2 सेंटीमीटर मतलब समझिए 2 सेंटीमीटर का ही उसका डिप्रेशन होता है। यानी हल्की सी बारिश हुई पूरा एरिया में पानी फैल गया, तो इस तरह से आपको ये प्लाया लेक होता है। इसको मैं हिंदी में कर देता हूँ, हिंदी में करने से इसको, ठीक है। तो ये देखिए प्लाया झील बोलते हैं इसको, आंतरिक मरुस्थल की घाटी में पाया जाने वाला एक सपाट तल का अवसाद और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के भीतर तटीय सतहों में होता है, ठीक है। समय समय पर पानी से ढका रहता है, यानी समय समय पे, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये झील रहे, समय समय पे होता है, और ये धीरे धीरे भूजल प्रणाली में छन जाता है, जैसे मैंने बताया, या फिर आप देखेंगे वाष्पित हो जाता है, या फिर वाष्पित हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें नमक, रेत और अवसाद यानी जो सेडिमेंट होता है वो आसपास में इसका कीचड़ में ये जमा हो जाएगा। ये सामान्यतः 0.2 मीटर प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में जाएंगे तो इसका स्लोप जो है तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर होगा। तो आप सोच सकते हैं से भी कम होता है। जब केवल कुछ सेंटीमीटर पानी भर जाता है तो कई किलोमीटर तक यह जगह जलमग्न हो जाता है, यानी पानी से आपका भर जाता है। तो इसको कहते हैं प्लाया लेक। इसका फोटो हम दिखाते हैं आपको, तो ये समझ गए, ये देखिए ये प्लाया लेक, मतलब आप देखेंगे तो एकदम फ्लैटेस्ट आपको लैंडफॉर्म आपको मिलेगा। ये आंतरिक डिजर्ट में खास करके जो कोस्टल डिजर्ट होता है, जैसे अफ्रीका में भी कुछ जगह है
जैसे आप अफ्रीका का जो यहाँ देखते हैं इस तरह का जो कोना होता है, यहाँ पे नामीब डिजर्ट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। उसी तरह से कोस्टल डिजर्ट के अलावा यहाँ ये क्या था, ये देखिए यहाँ पे कोस्टल डिजर्ट के अलावा जो है वो इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट, यानी जो आंतरिक मरुस्थल होता है। देखिए जो डिजर्ट, जब आप क्लाइमेट हम लोग पढ़ेंगे तो जो डिजर्ट यानी जो रेगिस्तान है, शुष्क क्षेत्र है, वो 3 तरह से बनते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो पहला चीज जो होता है, इसको आप समझे, ये देखिए घाटियों में आंतरिक मरुस्थल। अब आंतरिक मरुस्थल क्या होता है ये भी समझिए, यानी मरुस्थल जो होता है वो 3 तरह से बनते हैं, ठीक है। इसको आपको इंटीरियर, आपका ये देखिए फ्लैट डिप्रेशन, इंटीरियर डिजर्ट। तो इंटीरियर डिजर्ट क्या होता है उसको समझना है, हम लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि जो टर्म आया है उस टर्म को समझते हुए चले ताकि फिर आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहां देखिए नॉर्मली हम लोग जानते हैं क्या होता है, इस तरह से आपका कोई भी अगर लैंड मास, आप समझिए ये लैंड मास है, यानी भूमि है, भूभाग है कोई भी, और इसके चारों तरफ क्या होता है, नॉर्मली कोई बड़ा सा भूभाग है, बड़ा सा महाद्वीप है, तो उसके चारों तरफ आपको ओशियन होगा, कॉन्टिनेंट होगा, ये ओशियन होगा, समुंदर होगा, है ना। तो इसको मान लीजिए कि ये सी है, वाटर बॉडी है। अब क्या होता है कि नॉर्मली अब समुंदर के किनारा में ये सारी चीजें, तो यहाँ बादल बनेगा, बारिश होगी, और ये बादल क्या होता है, विंड के द्वारा मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट होगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश करेगा, फिर आगे जाएगा यहाँ पे करेगा, यहाँ पे, और इस एरिया में आते आते इसकी पानी खत्म हो जाएगी बादल की। तो आपको इस एरिया में कभी भी, मतलब चूंकि विंड का स्पीड इस तरह से है, तो चाहे यहाँ से ले यहाँ से ले, यहाँ आपको पानी, बारिश होगी ही नहीं। और जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, रेगिस्तान बन जाएगा, डिजर्ट बन जाएगा। डिजर्ट तो उसी कहते हैं कि जहां आपको, पहले तो आप समझिएगा कि भाई डिजर्ट किसको कहते हैं, मरुस्थल किसको कहते हैं। तो वैसी एरिया जहां आपको बारिश कम होगी लेकिन इवेपोरेशन ज्यादा होगा, यानी पानी की कमी होगी जाएगी, तो अब यहां बन जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका वर्ल्ड मैप पे देखेंगे गोबी का डिजर्ट, जो इंटरनल डिजर्ट कहलाता है। चाइना के बाद जो मंगोलिया में पूरा एरिया मैप पे देखेंगे तो वो, तो एक तो हो गया ये इस तरह से बनता है, एक डिजर्ट इस तरह से बनता है। तो ये हो गया पहला, यानी पहला हो गया आपको इंटरनल डिजर्ट कैसे बना वो। दूसरा जो है, दूसरा जो बनता है वो बनता है प्रेशर बेल्ट पे आधारित। प्रेशर बेल्ट क्या होता है कि हमारा वर्ल्ड है, आगे जब हम लोग क्लाइमेट में जाएंगे तो इसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे आपके इसमें। तो प्रेशर बेल्ट होता है, इसमें बीचों बीच एक रेखा होती है, इस रेखा को क्या कहते हैं बताइए, बीच में जो ये 0 डिग्री पे रेखा होती है, इस रेखा को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा, है ना, या भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, या इसको भूमध्य रेखा बोलेंगे या विषुवत रेखा। उसके बाद एक रेखा यहां मिलेगा आपको 30 डिग्री नॉर्थ, फिर और ऊपर चले जाइए 60 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री जो है वो ग्लोब पे रहता है ना, 23.5 डिग्री, तो वो तो कर्क रेखा और मकर रेखा की बात, वो नहीं हम कर रहे हैं। हम ये क्लाइमेट का जो प्रेशर बेल्ट होता है उस समझा रहे हैं आपको, कि जिसके आधार पे एक जो मेन बड़े डिजर्ट जो बनते हैं, बड़ा डिजर्ट जो बनता है ये इसी से बीच में बनता है, मतलब आपको। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल 90 डिग्री हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए फिर ये हो जाएगा 30 डिग्री साउथ, ये हो जाएगा 60 डिग्री साउथ, और ये साउथ पोल हो जाएगा। अब होता क्या है कि इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे सालों भर गर्मी सीधा पड़ता है, आपका सूरज का सीधा पड़ेगा, सीधा पड़ेगा तो क्या होगा, इक्वेटर गर्म हो जाएगा। और जब गर्म होता है, कहीं भी गर्म अगर हो जाए तो वहां क्या होगा, लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। क्योंकि आपका वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज गर्मी पे फैलती है तो आपका एयर मॉलिक्यूल्स भी फैलेगा, वहां लो प्रेशर हो जाएगा, तो ये लो प्रेशर का बेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का बेल्ट। अब क्या होता है, लो प्रेशर का बेल्ट होगा, और फिर ये जो देखिएगा तो यहाँ पे 30 डिग्री के पास हाई प्रेशर का बेल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ आइएगा 60 के पास, 60 के पास, चूंकि 30 डिग्री पे ठंडी पड़ेगा तो फिर
अब यहाँ क्या है, पोल, पोल काफी ठंडा, यहाँ भी हाई प्रेशर होगा, फिर यहाँ लो प्रेशर होगा। तो अब क्या होता है, जो हमने आपको बताया था कि विंड, विंड क्या होता है, पवन, पवन क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, ठीक है, यही जानते हैं ना हम लोग। तो अब देखिए ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे चलेगा, फिर इस तरह से यहां चलेगा, इस तरह से। ये चलना तो सीधा चाहिए लेकिन मुड़ जाता है क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट करता है। जब अर्थ हमारा रोटेट करेगा तो हवाएं इस तरह से मुड़ जाएंगी, पवनें इस तरह से मुड़ जाएंगी। अब इस पवन को कहते हैं पूर्वी या ईस्टर्ली या ट्रेड विंड इसको बोलते हैं। सबसे बेस्ट चीज नाम है इसका ट्रेड विंड। अब ये ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें होती है। अब ये पवन सपोज कीजिए कि यहां समुंदर है आपका और यहां पे हम समझिए कि लैंड मास, ये इक्वेटर है, ये आपका इंडिया है, ये सोचिए ये अफ्रीका है, इस तरह से। तो अब क्या होता है, ये अफ्रीका है और यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जो इक्वेटर के पास है एरिया, वहां आपको जम के बारिश होगी क्योंकि वह इक्वेटर। लेकिन अब यहाँ पे ये लैंड मास है पूरा, जब मैप आप देखेंगे ग्लोब पे और इस एरिया में लैंड मास है, तो ये जो बारिश होगी वो यहाँ हो जाएगी। जैसे इंडिया में हम देखेंगे तो अब यहाँ बारिश होगी, और जैसे जैसे ये ईस्टर्ली इधर जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा, तो यहाँ बारिश कम होती जाएगी, इसीलिए यहाँ से आपको डिजर्ट शुरू हो जाएगा, यानी। और उसी तरह से यहाँ अफ्रीका का सहारा डिजर्ट शुरू हो जाएगा। तो ये जो सहारा डिजर्ट है या अपने लोग का जो थार डिजर्ट है, इसको क्या कहते हैं, ये प्रेशर बेल्ट के द्वारा बना है। तो इसको आपको, ये आपको प्रेशर बेल्ट से बनता है। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट आपको मिलेगा यहाँ 30 डिग्री इसके बीच में। उसी तरह से जहां भी आप देखेंगे तो आपको, तो ये दूसरा कारण है प्रेशर बेल्ट की वजह से होता है, ये हम लोग आगे समझेंगे। तीसरा कारण क्या होता है वो बता देते हैं। तीसरा कारण क्या है कि आप सोचिए कि ये आपका सी के ऊपर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, क्योंकि जब आप सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ये तो वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो यहाँ बादल बनेगा, आपको बादल बनेगा। ये बादल बनेगा तो डिफिनेटली बात है, जब बादल बन गया तो फिर बारिश भी होना चाहिए, बारिश होगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो समुद्र रहता है तो इससे पवनें चलती है इस तरह से, आप देखेंगे तो इसको यहाँ पे आपको पवनें चल रही है, तो इस बादल को यहाँ ले आता है, इस बादल को आपको यहाँ ले आएगा उड़ा के इस तरह से, और यहाँ आके जम के बारिश ये करेगा, या फिर यहाँ भी बारिश कर सकता है। जब यहाँ बारिश कर देगा, है ना, अब जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो बारिश करते हुए जाएगा, यहाँ पूरा बारिश कर देगा। ये बीच में क्या है, ये पहाड़ है आपका, ये माउंटेन है, ठीक है, ये आपका माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है ये, ठीक। अब ये बादल जब इधर चला जाएगा तो सारी बारिश तो इधर कर दिया, इधर इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये पूरा एरिया सूखा हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा। और ये जो ड्राई होगा तो इसको कहते हैं रेन शैडो डिजर्ट, यानी पहाड़ के पीछे वाला भाग। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे कि आप महाराष्ट्र या जाएंगे कि महाराष्ट्र में कुछ एरिया ऐसा है जहां पानी की बहुत दिक्कत है, ठीक है। जबकि आप वेस्टर्न घाट में जाएंगे, जो इंडिया का इस तरह का इलाका है, यहाँ पे ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट है, पर्वत श्रृंखला है इसमें। तो अब क्या होता है, यहाँ से पानी आती है, ये पहाड़ से टकरा के यहीं बरस जाती है। तो वेस्टर्न घाट का जो ये एरिया है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न भाग है, वो इतना ज्यादा घना जंगल है, काफी बारिश होकर बहुत अच्छा है, पानी की वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ आता है तो पहाड़ से टकरा के बादल सूखा होता है, तो ये पूरा एरिया सूखा पड़ जाता है महाराष्ट्र। तो इस तरह से एरिड जोन पड़ता है, या इस तरह से आप देखेंगे तो आपको, जिसको रेन शैडो डिजर्ट कहता है, जैसे कि तिब्बत का है डिजर्ट जो वो है, तिब्बत पे आप जाएंगे तो हिमालय से सारा बादल टकरा के इधर चला जाता है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यानी ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इधर जहां सिडनी वगैरह है वहां तो खूब हरा भरा है, इधर देखेंगे बैक में तो पूरा डिजर्ट ही डिजर्ट है। तो ये सारा जो है, तो ये कोई भी डिजर्ट जो होता है वो 3 तरह से बनता है। तो अब आप यहाँ समझ गए आंतरिक मरुस्थल या इंटीरियर डिजर्ट, ठीक है। अब हम लोग क्लाइमेट पे आते हैं। तो ये तो
कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये देखिए, आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। यहां हम लोग देखते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं वायुमंडल। यानी वायुमंडल की संगठन एवं संरचना। यानी इसमें हम देखेंगे पहला चीज कंपोजिशन और दूसरा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें हम लोग दो तीन चीज देखेंगे जो आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर एक, वायुमंडल की संगठन। संगठन हिंदी में है, संगठन या जो भी आप कहें, इसको संगठन को कंपोजिशन कहा जाता है और स्ट्रक्चर जो हो गया वो संरचना हो गया। अब बताइए कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। आप बताइए, कोई चीज का आपसे पूछा जाए कि आपका हम कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पूछते हैं तो क्या है बताइए। अभय का मान लिया हम पूछते हैं कि भाई अभय, इसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर बताओ क्या। तो हम बताएंगे कि अभय जो है एक इंसान है, इसके बॉडी का कंटेंट जो है 70% वाटर है, 30% जो फ्लेश है, जिसमें डिफरेंट है, जिसमें ब्लड है, फल्ला है, चिल्ला, ये आपका कंपोजिशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर पूछेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है तो बोलेंगे ये काफी लंबा है, 6 फीट है, इसका वो थोड़ा मतलब बॉडी अच्छा है, ये है वो है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, वैसे ही हमारा वायुमंडल। ठीक है, वैसे ही हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल क्या है कि वायुमंडल कितना ऊंचाई तक है उसको बांटेंगे डिफरेंट, तो वो उसका स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन वायुमंडल में गैस कौन सी है, जैसे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस है वायुमंडल में, बताइए। नाइट्रोजन, पक्का। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, तो 78% भी तो नहीं है, लगभग 78% है। ये बात भी तो है, लेकिन लोग मानते हैं कि भाई लगभग 78% है, ये लगभग 21%। ये क्लियर है। तो अब इसमें जो वायुमंडल है हमारा, दो तरह की गैस होंगी इसमें। कौन तरह से होते हैं? एक गैस जो होते हैं जो परमानेंट रहते हैं, जिससे हमारी जरूरत है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये परमानेंट रहेगा, सिंपल, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। कुछ गैस ऐसे होते हैं जो वेरिएबल, रीजन टू रीजन वेरी करता रहता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, ये सब आपको वेरी करता रहता है। तो इस तरह से हम लोग पहले इसका कंपोजिशन को देखेंगे, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो देखेंगे कैसे कैसे इसका कौन कौन सा लेयर है हमारे वायुमंडल का। तो इसको हम लोग यहाँ देखें, ये देख रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये है हमारा वायुमंडल, जो आपको जहां तक ब्लू दिखाई दे रहा है आसमान से देखते, इसके ऊपर जो ये काला है ये स्पेस है। यानी आप ऊपर जाएंगे तो इस तरह से आपको लगेगा। और ये जो लेयर है जो आपने देखा, क्या देखा, नाइट्रोजन 78% लगभग, ऑक्सीजन 21%, तो ये यहीं तक है। ये लगभग जो इसकी ऊंचाई अगर हम अर्थ से देखेंगे कितना किलोमीटर होगा, लगभग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लगभग होता है। इसको कहते हैं होमोस्फीयर। यानी वहीं से आप उसके अलावे जाएंगे तो एक काला काला सा कुछ नजर आएगा, उसके अलावे जाएंगे, लेकिन हम लोग एटमॉस्फेयर को उसके आगे भी मानते हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन को कहते हैं, इस लाइन का नाम क्या है पता है आपको? कार्मन लाइन। कार्मन लाइन, कार्मन, KARMAN, कार्मन लाइन। ठीक है, कार्मन लाइन क्या होता है? ये कार्मन लाइन
ये जो होता है नॉर्मली माना यह जाता है कि यहीं तक रहता है, लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि बहुत ऊपर तक रहता है एटमॉस्फेयर, यानी यहां तक आपका 600 किलोमीटर तक रहता है, उसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये एक्सोस्फीयर के बाद आप देखेंगे तो नहीं आपको कुछ मिलेगा, लेकिन चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो एटमॉस्फेयर, तो पहले तो ये समझिए एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं इसको कि इसको एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं। तो पहला तो एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे इनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ एंड बाउंड द अर्थ बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। एटमॉस्फेयर किसको हम लोग कहते हैं, तो एटमॉस्फेयर ये है, इसको अगर हम देखें यहां देखें एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, ये हमारा अर्थ है। ये जो है अर्थ हमारा, अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ क्या है, वायु का एक एनवेलप ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटम का, ये एयर है आपका, एयर है यानी वायु है, इसीलिए हम लोग इसको वायुमंडल बोलते हैं, क्योंकि वायु का है। और इंग्लिश में बोलते हैं एटम, क्योंकि ये सब एटम से मिलकर बना छोटा छोटा एटम। एटमॉस यानी एटम का स्फीयर, एटम का स्फीयर उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इसमें देखिए ये अब जाएंगे तो यहां जो है यहां कम मिलेगा और यहां ज्यादा घना मिलेगा आपको, यानी इसको अगर एक सेक्शन हम काटे तो यहां आपको ज्यादा डेंसिटी मिलेगा एयर का, जैसे जैसे ऊंचाई जाएंगे तो कमता जाएगा, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे है। इसमें हम लोग देखें तो इसको हिंदी में लिख लीजिए, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। वायुमंडल धरती की चारों ओर हवा का आवरण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं। हवा का आवरण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं। ये जो होता है सतह की ऊंचाई पर जाने का इसका घनत्व आपका घटता है, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल जरवाली प्रणाली का सबसे गतिशील और तेजी से बदलता हुआ भाग है। अब ये आप देखेंगे तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जैसा मैंने बताया, अब यहां हम ये करें कि धरती की चारों ओर हवा का आवरण जो गुरुत्वाकर्षण से बंधे हो, है ना, एयर्स इनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग। अब ये अगर मान लें अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखते हैं, चूंकि आपको यहाँ क्या है, आप एग्जाम देने, वो वाला एग्जाम देने नहीं आए हैं जो कॉलेज में देंगे, ठीक है। यहाँ आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में जो है सारा गेम जो है, अभी यहाँ समझिए लिखने का होता है, तो लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, समझ रहे, इसीलिए मेंस का जो आपको प्रैक्टिस दिया। और ये 2-4 लाइन है, कोई बड़ा लाइन तो है नहीं जो आपको घंटों लगेगा लिखने में, तो पॉइंट हम दे रहे हैं, बाकी तो समझाना है हमारा काम है ना। कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है क्या, तो आप बोलेंगे कि साहब एटमॉस्फेयर वो चीज है जो हवा है, वो पृथ्वी के चारों तरफ जो फैला हुआ हवा, जो इनवेलप बना हुआ, वो हवा किस चीज से बंधा हुआ है, बाउंड विद द ग्रेविटी, ग्रेविटी से बंधा हुआ। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो नहीं होता, जैसे चांद पे नहीं है, जैसे मार्स का बहुत कम घना एटमॉस्फेयर है, उसकी ग्रेविटी कम है पृथ्वी से, तो उसका सारा चला गया। बताया जाता है कि करोड़ों साल पहले वहां भी लाइफ था, सब कुछ था। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, समझ रहे हैं, तो इसको आप ये समझिए, तो वायुमंडल बस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका कि कंपोजिशन, ये सारी चीजें हम आपको पहले बता चुके थे, लेकिन चलिए थोड़ा सा जान लीजिए। फर्स्ट है ना, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा देखिए, ये थोड़ा सा एडवांस हम थोड़ा सा किए हैं। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि सर पूरा एनसीईआरटी, पूरा जो आपके बुक में लिखा हुआ वही अगर हम पढ़ाएंगे, फिर आपको फायदा क्या हुआ कोचिंग का लेने का। कोचिंग का लेने का फायदा तो तब है जब आपका जो बेसिक चीज है वो तो है ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिले, जो आप लिख के यहाँ जाए कि देखो हमको ये पता है, ये सारी चीजें पता है। तो अब इसमें हमारा जो वायुमंडल है, हमारा अर्थ,
और ये जो वायुमंडल। तो इस वायुमंडल का जो कंपोजिशन है आप जानते हैं क्या है? 78% नाइट्रोजन, 21% लगभग में ये, ठीक है, ऑक्सीजन है। यानी इसका आप दोनों को कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाता है, ये क्या 99% हो जाता है। यानी 99%, यानी जो हमारा भैया वायुमंडल है इसमें 99% तो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, बाकी 1% में ही सारे गैस है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड देख लें, मीथेन देख लें। तो इस एटमॉस्फेयर को जो अभी ये है इसको कहा जाता है थर्ड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये हमारा तीसरा एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब ये हो गया कि जब तीसरा है, जब कहेंगे कि भाई अब है इसमें हमारे क्लास में 5 में से तीसरा रैंक लाया, तो इससे पहले ऊपर कोई 2 होगा, टॉप रैंकर होगा, सेकंड रैंकर होगा। तो पहला एटमॉस्फेयर क्या था, दूसरा एटमॉस्फेयर क्या था। अब इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन 2 साल बाद तो आप यूपीएससी देने जाएंगे, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे तो ये थर्ड एटमॉस्फेयर है। तो फर्स्ट क्या था? तो फर्स्ट में क्या था, हम लोग आपको बताए थे, याद होगा जब ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़े थे आप लोग, जब अर्थ बनी थी तो हमने एक बताया था आप लोग को, नेबुलर हाइपोथेसिस, बिग बैंग हुआ। उस वक्त नॉर्मली आप देखेंगे जो हमारा वायुमंडल था, जो मैंने पूछा भी था क्वेश्चन, हमारा जो भी सोलर सिस्टम था ये हमारा सन था, और इस वक्त एक नेबुला में घूम रहा था ये सारी चीजें। उसी में हमारा अर्थ भी बना था जो प्रोटो अर्थ था। उस वक्त हमारे ये पूरे एरिया में 2 ही गैस होते थे, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर बना तो उस वक्त ये हाइड्रोजन और हीलियम ही था सारे। तो जो पहला बना यानी 4.6 बिलियन साल पहले, या आप देखेंगे 4.6 बिलियन साल पहले जो हमारा अर्थ बना, उस टाइम में जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम था। फिर क्या होता है सेकेंड, ये तो पहला एटमॉस्फेयर हो गया। पहला एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम, बस गैस का कंपोजिशन याद रखिए। अब दूसरा क्या होता है कि जब ये बनने लगा तो आप लोग जान रहे हैं कि ये पूरा उस वक्त जो पीरियड हेडियन पीरियड कहलाता है, जिस वक्त अक्सर हमारा अर्थ जो था वो आग का गोला की तरह से था, लगातार टक्कर हो रही थी, उल्कापिंड टकरा रहे थे। अब ये उल्कापिंड जब टकराया, जब उल्कापिंड टकराया, ये हमारा अर्थ था, और अर्थ से लगातार उल्कापिंड टकरा रहे थे, इधर से भी आ रहे थे, इधर से भी आ रहे थे, और इतना ज्यादा उल्कापिंड टकराया कि नीचे से आपका कई तरह के वॉल्केनो और ये सब रिलीज होना शुरू हुआ। मोस्टली ये भी माना जाता है कि ये जो हमारा उल्कापिंड है इसी से पानी भी आया। वाटर जो है हम जो पीते, ये पानी भी है उल्कापिंड से आया, जो आइसी बहुत दूर से आता था। अब इससे टकराते हुए क्या होता है कि ये यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ हर जगह टकरा रही है, पूरी तरह से टकरा रहा है। टकराने से क्या हो गया कि पूरा वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हो गया। वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ, तो वॉल्केनिक इरप्शन जब शुरू हुआ तो उसके अंदर वाटर वेपर निकलने लगा बड़ी तेजी से, ठीक है, वाटर वेपर निकलने लगा, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन जो मैंने आपको बताया ये था पहले। अब ये वाटर वेपर निकलने लगा, तो उस वक्त आपको देखेंगे सबसे ज्यादा वायुमंडल में था वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2। तो ये सेकेंड एटमॉस्फेयर था। पहला में हीलियम और हाइड्रोजन था, सेकेंड में वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड था, और थर्ड जो है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में ये डेवलप हुआ हमारा। तो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं ये देखो, सेकेंड एटमॉस्फेयर में आपका देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर था। ये पूरी तरह से क्यों होता था, क्योंकि वॉल्केनो जो होता था ड्यूरिंग दिस ईरा, और इस ईरा में हम देखेंगे ये सेकेंड एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उससे 100 टाइम्स यानी 100 गुना ज्यादा घना एटमॉस्फेयर था हमारा, वेनस के जैसा सिस्टम था, सेम टू सेम। सेकेंड क्या, पहला एटमॉस्फेयर तो लगभग समझिए कि बस पृथ्वी के आसपास जो हमारा नेबुलर वो जो हाइड्रोजन और हीलियम का गैस था वही मौजूद था पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद लगातार जब टकराना शुरू हुआ तो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन से इतना ज्यादा वाटर वेपर
और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा घना हो जाता है कि अभी के एटमॉस्फेयर से 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स, यानी अभी जो हम जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में हम लोग सांस ले रहे हैं, इससे 100 गुना ज्यादा घना एटमॉस्फेयर। जब ज्यादा घना एटमॉस्फेयर होगा तो वो ज्यादा गर्म होगा, आपको दिखेंगे, ठीक है। जो अभी देख रहे हैं तो 100 टाइम्स इसको आप कह सकते हैं। ये देखिए दूसरा वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की परत थी, जिससे ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग से पंप किया गया था। इसे यही मैं बता रहा था कि आंतरिक भाग से ये पंप हो रहा है, टकराया फिर पंप होता गया, टकराया, इस तरह से पंप होता गया। जो आप देखेंगे इस युग के दौरान, यानी इस युग में पृथ्वी का वायुमंडल आज की तुलना में 100 गुना अधिक सघन रहा होगा। यानी ऐसा वैज्ञानिक डिफरेंट जो सोर्सेस है उससे पता लगाते हैं। तो ये सेकेंड एटमॉस्फेयर होगा। जब हमारा पृथ्वी बना 4.6 बिलियन साल पहले वो हो गया। उसके एक आधा मतलब समझिए कि 4 या 3.8 जब आपका ये बना है, उस बीच में ये था। उसके बाद आपका शुरू होता है धीरे धीरे जब लाइफ फॉर्म होता है। लाइफ फॉर्म के बाद आप देखेंगे जो ब्लू ग्रेनाइट वो ऑक्सीजन बनाता है, फिर जो डिफरेंट आपके समुद्री चीजें होती है वो सारी चीजें जाती है, तब फिर जाके आपको थर्ड एटमॉस्फेयर बनता है, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो अभी है उसको देखते हैं, ठीक है। इसको आपको थर्ड एटमॉस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। तृतीय वायुमंडल हम लोगों का कहा जाता है, तीसरा वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। अब ये हम देखेंगे थर्ड एटमॉस्फेयर में, जैसे मैंने बताया कि वाटर वेपर उससे कंडेंस हुआ, ये इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस तीसरा वायुमंडल पृथ्वी के ठंडा होने से कारण हुआ है, और जलवाष्प वायुमंडल में से लाखों वर्ष तक। आप ये समझिए कि ये सारी चीजें अब देखेंगे तो थोड़ी चीजें हैं, बस 2-1 पॉइंट बता देते हैं आप लोगों को बस, और आप लोग ये थोड़ा सा बता देते हैं कि अब नहीं बताते हैं आपको, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने की जरूरत है बस। तो अब आप इसको एक चीज समझिए A to Z। तो चलिए ये तो आप कर रहे हैं तो ये लिख लीजिए आप, ठीक है। तो पॉइंट है मेनली कि ये हुआ क्या कि अब जैसे कि अब डिफरेंटली बात है, जब आपको हम 3 चीज बताए यहाँ पे। पहला चीज बताया कि भाई देखो कि पहले हाइड्रोजन और हीलियम था, ठीक है, फिर लगातार बम्बार्डमेंट हुआ, फिर आपके एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन था वो चेंज होकर वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बना तो डेफिनेटली बात है कि बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आप कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड था उस वक्त, अभी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन आया कहां से, ये कार्बन डाइऑक्साइड गया कहां? जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड लगभग नहीं है 380 ppm है, तब इतना कम चला गया कार्बन डाइऑक्साइड जिस जमाने में था। तो ये हुआ क्या कि लाखों सालों तक बारिश होती रही, और ये बारिश में जो मैं बताता हूं कि बारिश जब होती है तो उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा, पिछले बार पूछा है, 2025 में ही पूछा है कि जब बारिश होती है ना तो उसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलता है। जो वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी उसमें डिजोल्व हो जाता है। जो डिजोल्व होगा तो उसी तरह से लाखों सालों तक बारिश होती रही और सारा कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होके आपको ओशन में लॉक होगी। तो सारा अभी भी मौजूद है समुद्र में। इसीलिए कहते हैं जब ग्लोबल वार्मिंग होगा और ये होगा, या आपने बहुत सारे आप जानते होंगे कि ओशन माइनिंग की बात चल रही है करंट अफेयर्स में। इसका मतलब होगा कि समुद्र से हम खनन करेंगे, समुद्र से हम खनिज निकालेंगे। अब समुद्र से जो खनिज निकालेंगे तो जो लाखों सालों पहले कार्बन उसमें लॉक हो गया था वो कहीं कार्बन फिर से रिलीज हो जाए एटमॉस्फेयर में, फिर क्या होगा? इस बात को भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो एक्सपर्ट की राय लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं, इसलिए अभी तो नहीं हो पाया है। बहुत सारे चूंकि पैसा वाले हैं तो उसको देखिए, हमेशा हमने देखा है कि जो पैसा जिसके पास हो गया ना वो पढ़ाई वाले को उतना वैल्यू नहीं देते। उसको लगता है कि यार इसके पास नॉलेज है लेकिन पैसा तो है नहीं, पैसा तो मेरे पास है। तो ठीक उसी तरह से जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है चाहते हैं कि हम समुद्र में माइनिंग करें, वो किसी भी साइंटिस्ट की बात नहीं मान रहे हैं कि भाई आप करोगे तो कहीं अनलॉक कर दिया कि कितना खतरा हो जाएगा। तो वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग जूझ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से हम लोग जूझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लॉक हो गया। बाकी देखेंगे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज था उसमें से बहुत सारे नीचे से भी देखेंगे बहुत सारे जैविक प्रक्रियाएं हुई, यानी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई उससे ये सारे धीरे धीरे ऑक्सीजन आपका बढ़ता गया। तो ये था। तो चलिए अब आगे जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब ये जैसे कि ये एस्केप हुआ और ये सारी चीजें हुई,
तो अब ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हुआ वो फोटो डिसोसिएशन के माध्यम से जीवन की पश्चात, उत्पत्ति के पश्चात पौधों में सबसे पहले जो आपका ये वाटर वेपर था, वाटर वेपर सन के रेज पड़ने से इसके मॉलिक्यूल्स टूट गए, यानी ऑक्सीजन एक तरफ हो गए और हाइड्रोजन अलग चले गए। हाइड्रोजन आपको स्पेस में चले गया, ऑक्सीजन यहीं रह गया, क्योंकि ऑक्सीजन भारी अणु होता है, तो ये रह गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन एस्केप कर गया, तो इससे हमारा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का बनने लगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फोटो डिसोसिएशन इसको। तो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, तो ये आपका फोटो डिसोसिएशन जीवन की उत्पत्ति के बाद। तो ये एक ब्रीफ था, ब्रीफ हिस्ट्री मैंने बता दिया। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड, जैसे कोई चीज शुरू करते हैं तो पहले बैकग्राउंड बताना जरूरी होता है, फिर आपको तो बताया ही जाएगा कि क्या हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है। तो ये एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट क्या क्या है अब हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे तो पहला गैस है, दूसरा वाटर वेपर है, तीसरा माइक्रो सॉलिड्स है, वायुमंडल में सम्मिलित है। ये आप ये तीन चीज, जब हम एटमॉस्फेयर देखेंगे तो उसके कंटेंट क्या क्या है। जैसे कंपोजिशन की पहले मैं बात करूं तो कॉन्टिनेंट, इसके कंपोजिशन में पहला क्या है, गैस। तो पहला आपको गैस होगा, गैस में दोनों होंगे, यानी परमानेंट भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे, यानी आपको नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो वेरिएबल गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सारी चीजें आपको वेरिएबल गैस मिलेगी। दूसरा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स जो पानी की बूंदें होती हैं, वो आपको आसमान में, जैसे कि बादल है, बादल में आपको मिलेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी H2O, तो वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक सॉलिड्स, जिसको एरोसोल्स बोलते हैं, यानी वो ऐसे सूक्ष्म कण हैं जो या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे, जो जैसे कि गाड़ी से जो पॉल्यूशन होता है वो, उसको माइक्रो ये कहते हैं, एरोसोल्स कहते हैं। उसी तरह से ये नेचुरल होता है दोनों, यानी एरोसोल्स जो है माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी सूक्ष्म होता है, जिसको हम नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यहां भी होगा, हो सकता है, लेकिन यहां भी हमको दिखाई नहीं देता है। ये कभी कभी इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आपकी नाक से आपके बॉडी में चला जाएगा और आपको कई तरह के डिजीज पैदा कर सकता है। नहीं, ये माइक्रो, ये ठोस कण होते हैं, ठोस होते हैं, और ये खास करके यहाँ कम होगा, लेकिन जैसे दिल्ली जैसा जो पॉल्यूटेड शहर है वहां ज्यादा मिलेगा, जहाँ वैक्यूलर पॉल्यूशन, मतलब गाड़ी का जो पॉल्यूशन होता है, जहाँ फैक्ट्रियां लगती है उसका जो धुआं होता है, ये सारी चीजें। उसी तरह से बायोमास बर्निंग, जो कोई चीज आप जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है, ये सारी चीजें हैं इसमें आपको नजर आएगा। तो गैस अस्थायी और परिवर्तनीय, पानी की बूंदे, बादल और वर्षा, उसी तरह से सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक ठोस कण यानी एरोसोल, ठीक है। तो एरोसोल्स, ये सारी चीजें इसमें होती है, यानी तीन। तो हम लोग देखेंगे जो परमानेंट गैस है वो कौन सा है, वेरिएबल गैस है वो कौन सा, उसका क्या कंपोजिशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो जलवाष्प है, यानी जो वाटर वेपर भी कह सकते हैं, जिसमें बादल की बूंद सब कुछ मिला हुआ है, वो कितना है, और ये सारी चीजें आगे देखते हैं। तो ये आगे चलते हम लोग, ये है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें दो तरह के हमने गैस यहाँ दिखाया है आपको, यहाँ ये आपको परमानेंट गैस है, यानी अस्थाई गैस। अस्थाई हो गया, ये वेरिएबल्स है, परिवर्तनीय। परिवर्तनीय गैस यानी जो वेरिएबल है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये देखिए 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, ठीक है, और थर्ड नंबर पे है आर्गन 0.93%। यानी जो परमानेंट गैस है, इसको हम लोग यहां देखें, जो परमानेंट गैस है यहां पे हम देखेंगे तो परमानेंट गैस में तीन ही गैस जो है डोमिनेंट है, समझ लीजिए। आपको नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9%।
ठीक है। तो ये आप 0.9% इसको टोटल मान लीजिए, तो लगभग समझिए कि 0.1% में ही सारे गैस, ठीक है। यानी यहां देख लीजिए, ये लगभग 78 हो गया, ये 21 हो गया लगभग, और इसको मानिए 93%। उसके बाद नियॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है और जेनोन है। अब देखिए हाइड्रोजन कितना कम है, देख रहे बहुत कम है, लेकिन किसी जमाने में इसके ऊपर राज चलती थी जब पहला एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोजन और हीलियम ही होते थे, ठीक है। उसी तरह से यहां देखिए वाटर वेपर, ये वाटर वेपर जो है ये 0 से 4% तक होता है। यानी आप जब जाएंगे तो 0 से 4% तक वाटर वेपर मिलेगा, मतलब कि जहां ड्राई एरिया है वहां 0 भी हो सकता है या 0 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या उसके आसपास हो सकता है। उसी तरह जहां इक्वेटर पे जाएंगे, जहां बारिश होती है सालों भर, वहां आपको 4% मिल सकता है। तो इसीलिए वाटर वेपर आपको वेरी है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.038। आप सोचिए ये वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा सेकेंड एटमॉस्फेयर में बहुत था, है ना, और देखिए अब इसकी औकात क्या हो गई है कि कुछ पॉइंट में ये लोग। तो इसीलिए किसी पे घमंड ही नहीं करना चाहिए, आज टॉप किया वो कभी उसकी औकात चली जाएगी, है ना, गिरेगा ही। इसीलिए कहते हैं ये सीखना पड़ता है वायुमंडल। देखिए अभी बताया ना आपको कि अभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का राज है, लेकिन कल को यहाँ भी एटम बम फूट जाए वो कोई तीसरा ही आ जाएगा। हाँ, तो इसीलिए जब अपनी अधिकता हो, बाहुल्यता हो, तो उस पर घमंड नहीं करनी चाहिए। ये हमारा वायुमंडल सिखाता है कि पहले ये हाइड्रोजन साहब थे, इसका देखिए क्या हाल हो गया, ये वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड थे, इसका क्या हाल हो गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल है। उसके बाद मीथेन है ये आपको, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है N2O ये आपको, उसी तरह से ओजोन O3 जो होता है, और उसी तरह से जो पार्टिकल डस्ट वगैरह है ये बहुत कम होता है, लेकिन ये आप देखेंगे ये सारी चीजें होती है। तो ये हमारा एक है। तो अब ओजोन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ओजोन को O3 कहते हैं, ये O3 है, O3 ओजोन। ओजोन के बारे में जानते हैं आप लोग। तो परमानेंट गैस में ये 3 है जो मैंने बताया कि याद रखिएगा। 78% आर्गन जो मैंने अभी बताया था, ये देखिए इसको मैं बताता हूं अभी। ये 3 है जो आपको, ये 3 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, यानी हमारा वायुमंडल की अधिकता देखें तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो मैंने बताया था 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, उसी तरह से मैंने बताया था आर्गन 0.93%। तो ये 3 गैस ही आपको रिलेटिवली देखेंगे तो आपको होगा। लेकिन ये जो होगा ये गैस, यानी जैसा कि हमने यहां आपको बताया, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन आप देखें लेस देन 1% या आप 0.9% कह लें। सेम ये कंपोजिशन, यानी इस अनुपात में, यानी इस रेशियो में जो आपको मिलेगा ये गैस, ये कहां तक मिलेगा, एक लिमिट तक मिलेगा, यानी 80 से 100 किलोमीटर के बीच में आप देखेंगे। तो ये आप जब जाएंगे, ये आप यहाँ पे आप खड़े हैं, तो जैसे जैसे जाएंगे, हमने शुरू में ही आपको बताया कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है कि ये डिफरेंट हमारा एटम है, उसी का स्क्वायर है ये। यानी इसको आगे देखेंगे तो यहां सबसे ज्यादा घना हो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कम घना होता जाएगा, लेकिन इसका एक लिमिट होगा। आप देखेंगे गायब भी हो जाता है। चलिए, तो अब ये देखिए अब क्या होता है, इसका लिमिट जैसे आप 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, 100 किलोमीटर तक ही आपको ये कंपोजिशन मिलेगा, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 100 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन, वहां हो सकता है हाइड्रोजन हो या अदर गैसेस आपको मिलेंगे। तो ये जो ये है
जो 100 किलोमीटर के अंदर है, तो उसको कहा जाता है होमोस्फीयर। इसलिए होमोस्फीयर कहा जाता है कि यहाँ लगभग होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो ये अनुपात है, यही अनुपात आपको मिलेगा। और उससे ऊपर यानी 100 किलोमीटर से आप ऊपर चले जाएंगे तो उसको कहा जाता है हेट्रोस्फीयर। बस होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर, ये दो चीज आप समझ लीजिए, ये दो कहा जाता है। ये तो हो गया कंपोजिशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये रिलेटिवली आपको मिलेगा। यानी अस्थायी गैसों का सापेक्ष प्रतिशत 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थिर रहता है। इस परत को होमोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। यह दर्शाता है कि अपेक्षाकृत जो गैस है वो समजातीय है, यानी एक रेशियो में इस तरह से। यानी जो भी आपका आगे जब हम लोग पढ़ेंगे जो भी क्लाइमेट रिलेटेड फेनोमिनन्स होता है वो सारा इसी लेयर में आपको हो, ये 100 किलोमीटर के अंदर ही होगा। ये 100 किलोमीटर मैंने बताया था। अब जैसे आप जाएंगे अर्थ के ऊपर 100 किलोमीटर, तो यहां आपको होमोस्फीयर, और ये जो लाइन होता है, यानी जो मैंने स्लाइड के शुरू में आपको दिखाया था ब्लू कलर का लाइन, वहीं तक आपको वायुमंडल रियल में दिखाई देता है। और जो दिखाई देता है इसी को, इस रेखा को क्या बोलते हैं? कार्मन लाइन। यानी जब आप अर्थ का फोटो देखते होंगे ना, कभी फोटो देखते होंगे पूरा ब्लू ब्लू ऊपर से दिखाई देता है, तो वो जहां तक आपको ब्लू और ब्लैक का वो नजर आता है ना, वो लेयर जो होता है वो 100 किलोमीटर तक ही होता है। तो वो 100 किलोमीटर जो है वो उसको कहते हैं कार्मन लाइन। वो असल हुआ क्या कि ये कार्मन साहब थे, उन्होंने कहा कि भैया हवाई जहाज को हम उड़ाएंगे तो कहां तक जाएंगे, ये 50-60 के दशक की बात है। तो बोला नॉर्मल जो हम लोग नॉर्मल प्लेन जो जाती है वो आपको ट्रोपो स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में चलती है, जो कमर्शियल फ्लाइट है आपका। तो कहा और ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, तो जहां ले जाएंगे जहां हवा खत्म ही हो जाएगा, जहां जाके आपका प्लेन उड़ेगा ही नहीं। तो उसका एक सीमा उन्होंने बना दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये सब कैलकुलेशन के बाद ये 100 किलोमीटर के लगभग आप चल सकते हैं। 100 किलोमीटर के ऊपर आपको फिर स्पेस शटल से जाना पड़ेगा, ये हवाई जहाज नॉर्मल नहीं करेगा काम, ठीक है। अभी कुछ अमेरिका का खुफिया हवाई जहाज सब होता है जो काफी ऊपर तक चला जाता है। अब इसको हम आगे देखें तो ये तो हो गया आपका कि जो अस्थाई गैस है। अस्थाई गैस का मतलब ये होगा कि जो ड्राई एयर आप लेते हैं वो, जैसे मैंने अभी बताया कि वाटर वेपर जो तो वाटर वेपर आप डिजर्ट एरिया में जाएंगे तो 0 भी हो सकता है, वहीं आप जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 4 हो जाएगा। अपने लोग के यहाँ 1 से 2% जो सब ट्रॉपिकल एरिया में आपका आता है 1 से 2% तक के बीच में हो सकता है। आगे चलते हैं इसको। वेरिएबल गैस है ना इन द एटमॉस्फेयर, तो आप देखिए वाटर वेपर है 0 से 4%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.038% जिसको 380, मीथेन है 0.00017%, मीथेन और कम है। उसी तरह से और देखेंगे हम लोग ओजोन O3 0.00004% है। जो है ये सरफेस ओजोन की हम बात कर रहे हैं, वो ओजोन नहीं जो स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो वाटर वेपर इज द थर्ड मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आफ्टर द ऑक्सीजन। इसको थोड़ा एक मिनट, इसको थोड़ा इस तरह से समझिए, ठीक है। आप यहां एक मिनट में आपको बताता हूं। ये तो वाटर वेपर, तो सबसे ज्यादा मैंने बताया आपको कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो था आपका वो आर्गन 0.9% था, ठीक। ये जो कंपोजिशन है ये ड्राई एयर का कंपोजिशन, ठीक है। यानी जिसमें समझिए कि वाटर 0 मान लेते 0, ऐसा सिचुएशन हो। लेकिन जब वाटर ज्यादा हो जाएगा, सपोज कीजिए आप सब मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चले जाते हैं, वाटर 4% हो जाता है, वाटर 4% हो जाएगा, वहां आर्गन हो सकता है कि वहां आर्गन और ऑक्सीजन में भी थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन ये 4% जब होगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 78%, सॉरी नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और वाटर वेपर 4%। तो वाटर वेपर थर्ड लार्जेस्ट हो जाता है अगर ट्रॉपिकल की बात अगर हम करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूछ दिया जाए कि वाटर वेपर का जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रॉपिकल एरिया में तीसरा सबसे बड़ा मतलब पाया जाने वाला मॉलिक्यूल्स है, तो यस
अगर वही ड्राई लैंड में बोलिएगा तो वो सिचुएशन क्रिएट करके आपको दे सकता है इस तरह से क्वेश्चन है। ये आप लोगों को अब ये हिंदी में हम कर देते हैं। ये तो पॉइंट आपके उसमें दिया ही है डेटा, तो कोई डेटा की जरूरत नहीं है, समझना है जरूरी। देखिए तो ये चलिए ये आपने देखा। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो एरोसोल्स के बारे में, पार्टिकुलेट्स मैटर होता है, ये बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है। ये मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल में जैसे प्लांट का जो पोलन ग्रेन जाता है बाहर, वो हो सकता है। उसी तरह से आप देखेंगे ओशन साल्ट होता है, डस्ट होता है, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको अलग अलग तरीके के होते हैं। उसी तरह से एरोसोल्स आर नॉट सिनोनिमस विद पॉल्यूशन। जो एरोसोल्स है, ये एरोसोल्स नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं, मतलब आपको शहर में जाते हैं और देखते हैं एरोसोल्स, जैसे मैंने बताया कि क्लाउड कंडेंसेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। कि जैसे आप देखिए वेरी बेनिफिशियल इन फैक्ट द प्रिसिपिटेशन प्रोसेस। तो जो प्रिसिपिटेशन प्रोसेस हमारा होता है, जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये होता है। आगे चलते हैं हम लोग, बस हो गया। एरोसोल्स ये सूक्ष्म कंद होते हैं, है ना, तो बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे कि तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया, तो ये एरोसोल्स की बात हमने करी। आगे हम देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हमारा एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, अभी तो हमने कंपोजिशन देख लिया, सर चीज ये एरोसोल है, ये 3 तरह के मोटे तौर पे। तो इसको 3 तरह से मोटे तौर पे हमने देखा कि एक तो वेरिएबल परमानेंट है, वेरिएबल्स है, और आप देखेंगे तो एरोसोल्स या सूक्ष्म कण जो रहते हैं, ये 3 चीज आपको मिल जाते हैं। इन तीनों का हमने ब्रीफली कंपोजिशन एक ही बार आपको दिखा दिया, वो सारी चीजें। अब इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से करते हैं जो वर्टिकल हम करते हैं, यानी यहां से लेकर जैसे ऊपर जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन ही हमने आपको लिखाया कि जो ग्रेविटी से बाउंड होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी डेंसिटी कमती जाएगी आपको, ठीक है। यही वजह होता है जो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जब माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ता है तो ऑक्सीजन मास्क लेके क्यों जाता है, क्योंकि वहां होता क्या है। यहां पे अगर हम देखें, ये देखिए, अब ये कोई पहाड़ है और यहां पे आपको पहुंचना है, तो आप सोचिए कि यहां पे अगर 1000 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, तो यहां पे जाएंगे, यानी इस तरह से, तो यहां पे जाएंगे तो यहां आपको सिर्फ 100 हो सकता है मॉलिक्यूल्स, क्योंकि काफी बिखरा हुआ होगा, ये बिखरा हुआ होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जबकि यहाँ काफी घना है। तो अब ये 100 मॉलिक्यूल्स है, तो अब इसका मतलब है कि आपको ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाएगा, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। नहीं, ये आप ये बता रहे हैं, ये 100 किलोमीटर नहीं, जैसे पृथ्वी से ऊपर जहां भी जाइएगा, 100 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर भी ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा, ठीक है। आप कभी पहाड़ी उत्तराखंड वगैरह गए हैं घूमने? हिमाचल भी नहीं गए। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो आपकी मात्रा, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ये देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है कार्बन लाइन, यहां देखिए इस तरह से। अब इसमें यहां पे देखिए क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मली हम देखेंगे तो ये आपको एक्सटेंड करता है सरफेस टू द अर्थ से लेके 100 किलोमीटर तक, जो ये देख रहे हैं ये वाला, ये लाइन, इसको 100 किलोमीटर आप मान लें, यही है आपका कार्बन लाइन। यहाँ पे कार्बन लाइन लिखा हुआ है थोड़ा, तो ये है। तो उसके बाद आप जाएंगे यहां से, तो यहां से 1000 किलोमीटर, जो मैंने आपको यहां बताया था, ये फोटो से एक सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, ये देखिए, इसको मैं और आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसको होमोस्फेयर कहते हैं, ये वाला जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, और ये जो है ऊपर वाला ये हेट्रोस्फेयर, ये हेट्रोस्फेयर है। अब ये होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर का इस तरह से यहां देखिए, इसको समझाने के लिए यहां देखिए, ये है आपका कार्बन लाइन, यहाँ पे ये 100 किलोमीटर के लगभग में होता है। यहीं पे आप ये देखिए, ये जो है ये कॉमर्शियल फ्लाइट यहाँ पे चलती है। ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर है ये वाला। ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। ये क्या है, मीजोस्फेयर है। और मीजोस्फेयर जो 80 किलोमीटर तक होता है,
उसके बाद से शुरू हो जाता है हमारा ये थर्मोस्फीयर, ये थर्मोस्फीयर कहलाता है। और ये थर्मोस्फीयर तकरीबन आप देखिए तो 708 किलोमीटर तक आपका ये रहेगा। उसके बाद एक्सोस्फीयर शुरू हो जाता है और यहाँ से आपका तकरीबन समझिए कि हजारों किलोमीटर ऊंचे ऊपर तक आपका एक्सोस्फीयर का प्रभाव रहता है। तो ये जो एरिया है यही 100 किलोमीटर, यही आपको जो मैंने बताया था ये कार्बन लाइन, यानी इसी के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ आपको अरोड़ा मिलेगा, यहाँ आपको स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पे, तकरीबन आप देखेंगे तो 382 यानी 400 किलोमीटर के उस आसपास में मिलेगा। फिर ऊपर जाएंगे तो ये देखिए चंद्रा एक्सरे वाला है, उसी तरह से ये सैटेलाइट्स है। तो ये सब सैटेलाइट्स इसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में मतलब जो नीचे अपना 400-300 किलोमीटर के बीच में ही आपका घूमता रहता है। जो अभी भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है, पता है आपको? तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये नया आया है न्यूज, उसमें भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसमें तो वो भी लो अर्थ ऑर्बिट का होगा। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये देखिए, तो ये आपका हो गया। तो ये होमोस्फीयर, हेटेरोस्फीयर। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर में, खास करके अभी है टाइम। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं तो बेसिकली कई लेयर में इसको हम विभाजित करते हैं, ब्रोकन होता है। और बेस क्या होता है? टेम्परेचर वेरिएशन। जैसे जैसे टेम्परेचर वेरिएशन करता है उस तरह से, जैसे अभी हम लोग किस लेयर में है ये बताइए, कौन सा लेयर में हम लोग अभी हम मौजूद हैं, आप और हम, कि कौन सा लेयर है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। सोचने लगा मारो मुझे, ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में हम लोग मौजूद हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होता है ट्रोपोस्फीयर में? ऊपर जाने पर क्या होता है? ठंडी बढ़ती है या घटती है बताइए? ऊपर जब हम जाएंगे, यहाँ है और इससे हम 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो ठंडी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना, ठंडी घटेगी क्यों नहीं? ठंडी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? ऊपर जाने पर ठंडी बढ़ेगी या ऊपर तो सूरज है तो गर्मी लगना चाहिए ना। तो 1 किलोमीटर ऊपर चले गए हम, यहाँ से हम 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो यहाँ ठंडी बढ़ेगी या घटेगी बताइए? यानी हम ऊपर जाएंगे, जैसे सूरज तो ऊपर में, दिन की बात कर रहे हैं, रात को छोड़िए, रात को गोली मारिए, दिन की बात कर रहे हैं। 12 बजे दिन है, 1 बजे दिन है और हम ऊपर जा रहे हैं तो हमको गर्मी लगेगी ठंडी लगेगी? ऊपर जाने पर ठंड लगेगी बिल्कुल। ये क्योंकि ये जो ट्रोपोस्फीयर है उसमें जैसे ऊंचाई पे जाएंगे आपको ठंड लगेगी। क्यों? उसका वजह यह है कि ये आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप बताएं ना कि सर तो ये क्लाइमेटोलॉजी बहुत हम खत्म कर देंगे आसानी से आप लोगों को। इसके बाद सोलर रेडिएशन पढ़ेंगे। हाँ, सोलर रेडिएशन जो होता है वो जब अर्थ पे आता है तो पहले इसको अर्थ उसको सोखता है, अब फिर बाद में ये इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन से निकालता है जो आपको गर्मी महसूस होता है, हम लोगों को जो गर्मी महसूस होता है। तो इसीलिए 12 बजे दिन में उतनी गर्मी नहीं लगेगी जितनी 2 बजे दिन में लगती है। देखा है ना आपने? 2 बजे गर्मी का मौसम में देखिएगा 12 बजे दिन में उतना खतरनाक गर्मी नहीं लगेगी जितना 2 बजे दिन में लगता है, क्योंकि फिर वो तो अर्थ एक बहुत बड़ा एरिया है, ये लॉन्ग वेव छोड़ता है इसीलिए। और ये जो स्थितियां है, ये जो मैंने बताया, ये कौन से स्फीयर का? ये ट्रोपोस्फीयर का फीचर्स। फिर आप स्ट्रेटो में जाएंगे तो ऊपर जाने पर गर्मी बढ़ेगी। तो फिर सब लेयर का अलग अलग है, आपने वो आपके फिगर में भी है, बुक आपने देखा है। तो अच्छा बताइए, आपने जो स्ट्रक्चर है तो कितने लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर के? 5। कौन कौन है बताइए? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, है ना? ठीक, 5। हाँ, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये 5 आपके लेयर्स, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये बेसिकली वर्टिकल लेयर होता है और ये जो डिफाइन किया जाता है वर्टिकल चेंजेस इन द टेम्परेचर विद इन द लेयर। जैसे लेयर है ट्रोपोस्फीयर में हम ऊपर गए तो ठंडी लगने लगा, स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाएंगे तो गर्मी लगने लगेगा, फिर मेसोस्फीयर में ऊपर जाएंगे तो फिर ठंडी लगने लगेगा, फिर थर्मोस्फीयर में ऊपर जाएंगे तो गर्मी लगने लगेगा। और जब ऊपर टॉप पे चले जाएंगे तो पता है कितना डिग्री होगा? 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
इतना ज्यादा गर्म, इतना ज्यादा गर्म। और यही गर्म जो होता है, यही गर्मी का रोकने के लिए जो स्पेस में लोग जाते हैं, क्योंकि स्पेस में आप जाएंगे तो आपको एक्सोस्फीयर से भी बाहर जाना पड़ेगा। जब आप एक्सोस्फीयर से बाहर जाएंगे तो आपको जो भी यान जाएगा उसमें हीट शील्ड होता है। अगर हीट शील्ड गया तो गया सब, जिसमें कल्पना चावला का जो डेथ हुआ था इसी वजह से हुआ था। बताया जाता है कि उसका हीट शील्ड लीक कर गया था, तो जैसे वहां गया पूरा आग पकड़ लिया। 1500 डिग्री सेल्सियस कम थोड़ी ही टेम्परेचर है भाई। तो इसी वजह से जब भी स्पेस में लोग जाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि उसका प्रोटेक्शन पूरा हो। इसीलिए अभी जो हमारा एक गगनयान मिशन है अर्थ इंडिया का, पता है ना आपको? गगनयान मिशन के बारे में सुना है आप लोगों ने? यानी हमारे मोदी जी ने लाल किला से ऐलान किया था कि 2024 तक जो है या 25 तक हम अंतरिक्ष में भेज देंगे भारतीय को। नहीं मतलब हम अपना मतलब यान से भेजेंगे, गगनयान से। हाँ, वो दूसरा से नहीं, दूसरा से तो वो यूरी गैगरिन ही मतलब ये क्या कहते हैं राकेश शर्मा ही पहुंच गया था। फिर आपका ये शुभम शुक्ला अभी गया है, तो ये तो अलग है, ये तो अमेरिका के इसमें गया। पैसा खर्च हुआ भाई, अमेरिका को दिया, पहुंच गए। आपके पास जेब में पैसा है, आप चले जाइए। तो यहाँ है कि अपना बनाएंगे। तो उसी का कुछ दिन पहले गगनयान का टेस्ट हुआ था। तो गगनयान वगैरह क्या, उसका जो शील्ड बनाया जाता है ना उस तरह से बनाया जाता है, तो आपको वो कॉस्मिक, चूंकि इसलिए इतना ज्यादा गर्मी होती है कि वहां अक्सर आपका सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक वेव्स अक्सर टकराते रहते हैं अनिल, तो पूरा वो लेयर आपका बन जाता है, समझिए आग का ही रहता है वो। तो ये सारी चीज, तो अब इसको हम देखेंगे तो वायुमंडल की संरचना, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं, सॉरी। तो इसको हम देखेंगे इस तरह से। आमतौर पर यानी सामान्यतः वायुमंडल के लंबवत संरचना को परतों में विभाजित किया जाता है। परतों के भीतर तापमान के ऊर्ध्वाधर परिवर्तन यानी जो वर्टिकल टेम्परेचर चेंजेज होता है उसके आधार पे इसे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। उसके आधार पे इसको हम परिभाषित करेंगे कि भाई ये क्या होगा, नहीं होगा।